students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today in this lecture I will start a new lesson, electromagnetic waves, वैद्युत चुंबकीय तरंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे. इसका नाम ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मीन्स दोनों चीजें इसमें शामिल है. देखिए, एक वैद्युत और चुंबकीय तरंगे. वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहने का मतलब, इसमें आपने वैद्युत क्षेत्र पढ़ा जिसको किससे रिप्रेजेंट किया, ई से, और आपने चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा, बी. दोनों चीजें पढ़ा है. तो इन वेव्स में दोनों घटक होते हैं. वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है. ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब किसी परिपथ में बहुत ही उच्च आवृत्ति की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है. उच्च आयाम नहीं, उच्च आयाम अगर हो जाएगा तो वो एलसी परिपथ वाली कंडीशन अनुनादी घटना बन जाएगी. उच्च आयाम ये हुआ, उच्च आयाम ये हुआ कि ये एम्पलीट्यूड बहुत हाई है यहाँ पर, और हमने ये उच्च आयाम इसमें नहीं कहा है, उच्च आवृत्ति कहा है. उच्च आवृत्ति का मतलब एक सेकंड में कंपन बहुत ज्यादा हो रहे हो. ठीक, अगर उच्च आयाम हो जाएगा तो ये परिपथ कौन सा परिपथ बन जाएगा? अनुनादी परिपथ या एलसी परिपथ बन जाएगा, क्योंकि एलसी परिपथ में हमने कहा था उच्च आयाम की वैद्युत धारा, और यहाँ पर हम कह रहे हैं उच्च आवृत्ति की वैद्युत धारा. जब किसी परिपथ में उच्च आवृत्ति की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात उसके कंपन एक सेकंड में बहुत हो जाते हैं. मान लीजिए एक सेकंड में कंपन बहुत सारे हो गए, क्योंकि आवृत्ति क्या होती है, एक सेकंड में कंपनों की संख्या. तो जब किसी वैद्युत परिपथ में बहुत ही उच्च आवृत्ति की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ से एक एनर्जी निकलती है बाहर, और यह एनर्जी जो निकलती है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है. इन तरंगों में वैद्युत घटक भी होते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है. ठीक है, तो ये जो एनर्जी निकलती है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है. तो जब ये तरंगे हैं तो इसमें क्या होगी, तरंग चलने की कोई दिशा होगी. जैसे कि ये तरंग चलने की दिशा हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र सदिश है, इसकी भी कोई दिशा होगी. चुंबकीय क्षेत्र ये भी सदिश है, इसकी भी कोई यहाँ पर दिशा होगी. तो यहाँ पर तीनों चीजें आ जाती हैं. एक तरंग चलने की दिशा जिसको हम V से लिख लें या C से लिख लें. मान लीजिए C चाल से चल रही है, अभी आगे बताएंगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे C चाल से ही चलेंगी. ये इसका हो गया वैद्युत घटक, चुंबकीय घटक, और ये इसका हो गया वैद्युत घटक. तो इनकी उत्पत्ति अगर पूछा जाता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, कहां से उत्पन्न होती है, तो ये पूछा जाता है एक नंबर का क्वेश्चन. तो बताओगे, जब किसी परिपथ में बहुत ही उच्च आवृत्ति की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ से एनर्जी का लॉस होता है, और वो किस रूप में एनर्जी बाहर निकलती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में बाहर निकलती है. इनमें वैद्युत घटक भी होता है और चुंबकीय घटक भी होता है, किंतु वैद्युत घटक और चुंबकीय घटक दोनों परस्पर भी लंबवत होते हैं और दोनों तरंग चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं. जैसे तरंग चलने की दिशा, आप मान लीजिए यहाँ पर एक पेन लाइए और हमको, जैसे मान लीजिए तरंग चलने की दिशा ये है. ठीक, तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है, ऐसे ये स्ट्रक्चर, ये तरंग चलने की दिशा है. इससे देखो वैद्युत घटक ये भी लंबवत है और चुंबकीय घटक भी लंबवत है, दोनों परस्पर भी लंबवत हैं. तो इसकी डेफिनेशन आप क्या दोगे कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो वैद्युत घटक और चुंबकीय घटक होते हैं ये परस्पर भी लंबवत होते हैं और तरंग चलने की दिशा के भी लंबवत होते हैं. और बात, ये जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, ये देखा गया इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, अर्थात ये प्रकाश की चाल से ही चलती हैं. तो इसीलिए ये भी कह दिया गया कि इसका मतलब प्रकाश भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, क्योंकि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है ये प्रकाश की चाल के तुल्य पाई गई, बराबर पाई गई. तो इसका मतलब जो प्रकाश है वो भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ही चलता है. अच्छा, जब प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है तो इसमें का कौन सा घटक है जो कि हमें जो है प्रकाश का आभास कराता है? इसमें चुंबकीय घटक भी है, वैद्युत घटक भी है, प्रकाश की चाल है. तो जब प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश में ये भी है ये भी है, तो इसमें का कौन सा घटक है जो कि हमारी जो आंख की तंत्रिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, उनको प्रकाश
से प्रभावित करता है, या हम प्रकाश जब हमारी आंखों के सामने आता है तो हमारी आंखों की जो दृक तंत्रिकाएं हैं उनको उत्तेजित करता है। दृक तंत्रिका सुना आंख में? दृक तंत्रिका जो कि आंख को माइंड से कनेक्ट करती हैं, उनको दृक तंत्रिकाएं हम बोलते हैं। इनको ऑप्टिक नर्व्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें का जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो प्रकाश में वैद्युत क्षेत्र होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, इसका जो वैद्युत क्षेत्र है ये हमारी आंख की दृक तंत्रिकाओं को उत्तेजित करता है और ये हमें प्रकाश का आभास कराता है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, उसका जो वेक्टर है ये कौन सा? वैद्युत क्षेत्र। ये वैद्युत क्षेत्र ही हमें प्रकाश का आभास कराता है, अर्थात हमारी आंख की नाड़ियों को उत्तेजित करता है। ये चुंबकीय क्षेत्र उसमें भाग नहीं लेता है, इसलिए इसको हम प्रकाशिक वेक्टर भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश का आभास कराने वाला वेक्टर कह सकते हैं इसको, समझे। तो इतना सब कुछ हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा में इतनी सब चीजें हम इन्वॉल्व कर देंगे। जो कुछ मैंने यहाँ पर बताया, कहाँ से उत्पत्ति होती है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, चलने की डायरेक्शन क्या होती है, इसकी चाल क्या होती है, इसकी और प्रकाश में क्या अंतर है दोनों में, ठीक। और हाँ, यहाँ पर ये जो रेशियो इसका आता है, यहाँ पर जो इसका रेशियो आता है B/E, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र, इसका जो रेशियो आता है ये C के इक्वल होता है, ये प्रकाश की चाल के इक्वल आता है। यहाँ पर ये भी रेशियो यहाँ पर होता है। तो ये इतनी सारी चीजें हम इसमें डिफाइन कर देंगे। ये उल्टा हो गया है, E ऊपर होता है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो ऊपर होता है और चुंबकीय क्षेत्र नीचे होता है। ये दोनों अगर आप सदिश रूप में लिखेंगे तो ये क्या है? वेग हो जाएगा। ये अगर अदिश रूप में लिख रहे हैं तो ये क्या है? चाल हो जाएगी, ठीक। तो ये चाल, अगर सी को चाल कह रहे हैं तो यहाँ पर किस रूप में रखना है? अदिश रूप में हमको रखना होगा, ठीक। नेक्स्ट हेडलाइन आपकी है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के ई घटक एवं बी घटक के बीच में संबंध। देखिए, आप ये समझते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स अक्ष है और वाई अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं और जेड अक्ष भी इनके लंबवत होता है। एक्स वाई जेड अक्ष हमने ले लिया और ये तीनों परस्पर लंबवत हैं। तो हम मान रहे हैं कि ये जो तरंग चल रही है इसके चलने की दिशा है एक्स के अनुदिश। तरंग का संचरण अगर हो रहा है एक्स के अनुदिश, ये सी चाल से चल रही है, तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होंगे ये दोनों इसके लंबवत होंगे और परस्पर भी लंबवत होंगे। तो एक अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र को मान सकते हैं, एक अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र को मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं ई जो है वाई अक्ष की दिशा में है, ये सदिश है, और बी जो है जेड अक्ष की दिशा में है, ठीक। तो हम ये मान रहे हैं कि कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि एक्स अक्ष के अनुदिश सी चाल से गतिमान है और इसका वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष के अनुदिश और इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड अक्ष के अनुदिश है। तो इसमें ई भी है और बी भी है। हमने प्रत्यावर्ती धारा में पढ़ा है इस प्रकार के इक्वेशन, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, आप तरंग अगर फर्स्ट ईयर में पढ़े हो तो वहां पर एक के एक्स जुड़ता था और के एक्स में क्या होता था? के होता था, इसको कहते थे तरंग संचरण नियतांक। तरंग संचरण नियतांक इसको कहते थे और के का मान होता था 2π/λ। आपने नहीं पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में एक लेसन जो प्रगामी तरंग वाला था। तो कोई भी जो प्रगामी तरंग हमारी होती थी, प्रगामी तरंग का समीकरण ही ऐसे होता था कि E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ तक तो आप जानते हैं, ये जो माइनस के एक्स जुड़ा होता था ये के होता था तरंग संचरण नियतांक, इसका मान होता था 2π/λ और x होता था एक्स अक्ष के अनुदिश तरंग का विस्थापन, ठीक। तो यहाँ से इन वेव्स का हम यूज करेंगे जो फर्स्ट ईयर में आप प्रगामी तरंगे पढ़ करके आए हैं। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र E ले रहे हैं यहाँ पर E, तो E का समीकरण बनता है E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये जहां पर E जो है ये वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान है। जैसे वहां पर आप कहते हैं वोल्टेज का शिखर मान था या वोल्टेज का आयाम था, तो यहाँ पर आप कहोगे वैद्युत क्षेत्र का ये आयाम है। जैसे तरंग इस प्रकार से चल रही है, इसमें दोनों घटक है ना, तो दोनों घटक होंगे। तो मान लीजिए ये आयाम है इसका, किसका? वैद्युत क्षेत्र का, और ये आयाम यहाँ पर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र। ये परस्पर लंबवत होते हैं, इनका 3D फिगर है। 3D फिगर तो आप इस पे नहीं समझ पाएंगे। 3D फिगर के लिए आपको इधर भी स्पेस चाहिए था। तो ये तरंग जैसे ये E ऊपर की ओर है तो ये B जो है इधर की ओर आपके सामने है। इनको फिगर में ऐसे ही बनाया जा सकता है। ये परस्पर क्या है?
90 डिग्री पर है। तो ये जो है आयाम होता है अधिकतम तरंग का विस्थापन, ये आयाम होता है तरंग का एक और अधिकतम विस्थापन। तो यहाँ पर इसको आप कहोगे ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है या वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान है। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू ये हो जाएगा B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KX, ये जहां पर E नॉट व B नॉट क्रमशः वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के आयाम है या कहोगे शिखर मान है, आयाम है या शिखर मान है, शिखर मान है। के क्या है? के इक्वल टू 2π/λ संचरण नियतांक है, संचरण नियतांक या इसको तरंग संख्या भी कहते हैं, संचरण नियतांक है। और ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति। ओमेगा बराबर होता है 2πf 2πn, यहाँ पर आप न्यू लिख लीजिए क्योंकि प्रकाश की आवृत्ति है तो प्रकाश की आवृत्ति को वैद्युत चुंबकीय तरंग या प्रकाश एक ही बात है, न्यू से प्रदर्शित करते हैं। और ओमेगा को कहते क्या है? कोणीय वेग कहते हो या कोणीय आवृत्ति भी बोलते हैं, कोणीय आवृत्ति। अब जब तरंग है वैद्युत चुंबकीय एक प्रकार की तरंग है तो उसमें फ्रीक्वेंसी भी होगी, वेवलेंथ भी होगी, सब कुछ होगा ना, तरंगदैर्घ्य भी होगी और आवृत्ति भी होगी और तरंग की चाल भी होगी, ये सभी चीजें होंगी इतनी। अब हमको क्या करना है? दोनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। 1 और 2 समीकरण एक का आपको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dE/dx बराबर आ जाएगा। ये सब कांस्टेंट है। अब x के सापेक्ष कर रहे हैं तो केवल किसका आपका होना है अवकलन? इसका x का होना है। तो हो जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KX। अब KX का फिर से अवकलन करोगे नहीं, यहाँ कॉस हो जाएगा। साइन का क्या हो जाता है? कॉस हो जाता है। साइन का अवकलन कॉस हो जाता है। ये पूरा थीटा लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट हो गया, ये लिखा है कॉस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का हो जाता है कॉस थीटा। अब थीटा में देख रहे हैं ये कांस्टेंट है, ये KX और है तो इसका फिर से अवकलन होगा तो आगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस का K आ जाएगा। समझ पाए? ये इक्वेशन नंबर हो गई 3। समीकरण 2 का T के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा dB/dt इक्वल टू, फिर से यहाँ पर ये लिखा है B कांस्टेंट है, B नॉट, और ये साइन थीटा है, इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा मीन्स ओमेगा टी माइनस KX। अब T के सापेक्ष कर रहे हो तो इसका फिर से करना पड़ेगा ओमेगा टी का, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का माइनस नहीं प्लस का ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का क्या था क्योंकि माइनस था। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, बस इतना नोट कर ले पहले। यहाँ पर इसको देख लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए समीकरण 1 और 2 से 3 और 4 से, क्योंकि dE/dx इक्वल टू माइनस dB/dt, ये एक वैद्युत चुंबकीय तरंग का ही गुण है कि dE/dx इक्वल टू माइनस dB/dx। तो ये मान आप रखेंगे, dE/dx का मान है माइनस K E नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस KX इक्वल टू, ये माइनस फार्मूले का हो गया और यहां से ये रखोगे पूरा ओमेगा B नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस KX। ये कॉस ओमेगा टी माइनस KX, कॉस ओमेगा टी माइनस KX से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो बचा के यहाँ पर E नॉट बचा हुआ है ना, ये B नॉट को अपॉन में ले आइए। B नॉट यहाँ पर ओमेगा है और इस K को अपॉन में ले आइए। ये समझ गए यहाँ तक?
ये मिटा दे रहे हैं सब। अब यहाँ से हमको मान रखना है, देखिए ओमेगा का मान हमको यहाँ पर क्या रखना है 2 पाई न्यू। आवृत्ति को अगर एफ से लिखना है तो एफ लिख लीजिए, और के का मान लिखना है 2 पाई बाई लैम्डा यहाँ पर रखना है। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। तो ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे 2 पाई न्यू। यहाँ पर न्यू क्या है, इसकी आवृत्ति है तरंग की, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई बाई लैम्डा। 2 पाई बाई लैम्डा हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू ये हो जाएगा न्यू लैम्डा। आपने पढ़ा है v इक्वल टू एन लैम्डा पढ़ा ना। v प्रकाश की चाल अगर c से रिप्रेजेंट कर दें और n आवृत्ति को हम न्यू से रिप्रेजेंट कर दें, यहाँ पर लैम्डा रख दें, तो न्यू लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख देंगे चूंकि v बराबर एन लैम्डा तो c बराबर न्यू लैम्डा हो जाएगा, अर्थात न्यू लैम्डा की जगह c रख देंगे यहाँ पर। ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू सी, अर्थात इसमें जो वैद्युत क्षेत्र का घटक और चुंबकीय क्षेत्र का घटक होता है इसका अनुपात प्रकाश की चाल के इक्वल होता है। ठीक है, ये इनके शिखर मान है। अगर हम यहाँ पर इनके जो है औसत मान ले रहे हैं ई अपॉन बी, तो ये भी सी के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये एक अनुपात है। ये एक अनुपात है, जैसे हम वहां पर बताए थे वी आर एम एस और आई आर एम एस। आई आर एम एस इसका अनुपात जब निकालोगे वी नॉट अपॉन अंडर रूट 2 और आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो सेम ऐसे यहाँ पर ये भी दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो आपका ये जो फार्मूला है सारे न्यूमेरिकल लगभग इन्हीं पर आधारित है, न्यूमेरिकल इसी पर आधारित। और बता दें ये अभी जल्द में ही आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है पिछले ही वर्ष, तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल आते हैं, आ चुके हैं 1-2 न्यूमेरिकल अभी इसमें सम देखेंगे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, जो कि अभी आप पढ़ते हुए पीछे चले आ रहे हैं। सबसे पहली बात है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं इनकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के तुल्य होती है, ये कह सकते हैं। या इसमें सबसे पहला पॉइंट हम जो परिभाषा लिए हैं वो कहाँ से लिए हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। इनकी उत्पत्ति उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती परिपथ से या किसी भी वैद्युत धारा परिपथ से होती है। तो पहला पॉइंट हम यही लिख सकते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो होती है तो उच्च आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से होती है। तो उच्च आवृत्ति वाली धारा कब उत्पन्न होगी, यदि किसी परिपथ में कोई त्वरित आवेश प्रवाहित हो रहा हो। त्वरित आवेश मीन्स क्या, त्वरित का मतलब होता है उच्च वेग से। ठीक है, यदि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई त्वरित आवेश प्रवाहित हो रहा है तो उससे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन होता है। तो पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, चलिए इसमें आवेश के बारे में मैंने डिस्कस किया। ठीक, और दूसरे पॉइंट पे हम लिख सकते हैं कि जब किसी परिपथ में बहुत उच्च आवृत्ति की वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उससे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन होता है। पहले में हम त्वरित आवेश के बारे में लिखवा देंगे, दूसरे में क्या लिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखवा देंगे। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा कि ये चूंकि वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं इनको चलने के लिए किसी भी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पदार्थिक माध्यम किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, या निर्वात में भी चल सकती है, ये निर्वात में भी चल सकती है। अब चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि इनकी जो निर्वात में चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है, सी के इक्वल होती है। और सी बराबर क्या होता है, अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, इसके इक्वल होता है। या आप तीसरा पॉइंट बता देंगे प्रकाश की चाल के इक्वल होती हैं। पांचवा पॉइंट बता सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो ये वैद्युत घटक होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है, ये हमें प्रकाश का आभास कराता है। प्रकाश का आभास इसी के कारण होता है, अगर ये घटक ना होता तो हमें प्रकाश का आभास हमारी आंखें नहीं कर पाती। और अगला पॉइंट आप बता सकते हैं, यही कुछ पॉइंट्स आप लिख देंगे। अगला पॉइंट आप क्या बता सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में जो E और B का अनुपात होता है ये प्रकाश की चाल के इक्वल होता है। यही सब चीजें जो पढ़ के आए हैं इन्हों को इन्वॉल्व कर। और हाँ, ऊर्जा घनत्व के बारे में भी आप थोड़ा सा लिख सकते हैं। अभी ऊर्जा घनत्व हम नोट में लिखवा देंगे, फिर एक पॉइंट उसका भी इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। तो ये 5-6 पॉइंट जो है बहुत आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। जो पीछे पढ़ के आए हैं वही सब है, बस याद रखना है कि क्या क्या इसमें होता है। ठीक, लिखवा दे रहे हैं इसको, बहुत ज्यादा इसमें नहीं समझ